हेलो फ्रेंड्स। मैं राजेश वापस से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट लक्ष्य पे। आज मैं आया हूं अगस्त महीने के करंट अफेयर एनालिसिस के पार्ट 4 को लेकर। इससे पहले मैंने जून और जुलाई मंथ के करंट अफेयर एनालिसिस को कंप्लीट कर दिया है और सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे भी दिया है। इसके साथ ही बताना चाहूँगा कि जो शाम के सेशन में यानी सेकेंड हाफ में जो करंट अफेयर एनालिसिस के जो एमसीक्यू यानी मॉडल क्वेश्चंस और उसके एनालिसिस को हम डिस्कस कर रहे हैं, उसका भी जून मंथ ऑलरेडी खत्म हो चुका है और जुलाई मंथ में हम चल रहे हैं। तो ये दोनों को हम दोनों सीरीज जो धीरे धीरे चलते चलते हम अप्रैल मंथ को बहुत जल्द कंप्लीट कर लेंगे। मैं आशा करता हूँ कि 30 मई तक हम कंप्लीट कर लेंगे। जैसा कि 31 मई से अब एग्जाम आगे बढ़ चुका है, तो मिनिमम जून या जुलाई जरूर होने वाला है। ये हमें 3 तारीख को तो कंफर्म हो ही जाएगा, बट फिर भी हम टारगेट रखे हैं कि 30 मई के अंदर कंप्लीट कर लेने का। पहले मैंने 20 मई रखा था, 10 दिन इसलिए बढ़ा दिया क्योंकि मुझे और भी कुछ एक्स्ट्रा इसमें डालना था और भी बहुत इंपॉर्टेंट मैप क्वेश्चन से लेके मुझे और भी एमसीक्यू जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं उसको और भी इतना ऐसा बनाना है ताकि आपको एग्जामिनेशन के लिए फुल्ली एकदम प्रिपेयर हो। जब आपको इतना टाइम मिल चुका है तो और क्यों ना आप और भी बेहतर तरीके से रिवीजन कर सकें और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स और क्वेश्चन को देख सकें, क्योंकि हो सकता है हमारे बहुत सारे दोस्त जो कि जल्दबाजी में ठीक से प्रिपेयर नहीं कर पाए होंगे या ऑलरेडी किए भी होंगे, तो इतने सारे सोर्स से किए होंगे कि वो एक जगह इकट्ठा उनको लेने में, ग्रास्प करने में दिक्कत हो रही होगी। तो उन सभी दोस्तों के लिए ये बहुत ही फायदेमंद होगा। तो ये एक तरह से आपके लिए एक मतलब अमृत के हिसाब से होगा, क्योंकि आपको एक जगह सब कुछ मिल रहा है और आपको ये हर तरीके से हेल्प करने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर जिस तरह का आप प्रैक्टिस करेंगे वो बिल्कुल एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। और जैसा कि शुरू करने से पहले हम मॉर्निंग और इवनिंग दोनों सेशन में हम एक मैप क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो अभी का ये जो मैप क्वेश्चन है वो है, आइडेंटिफाई दिस कंट्री विच हैज अ फोरम नेम्ड जेटको। ठीक है, JETCO। तो ये हमें आइडेंटिफाई करना है एक मतलब एक कंट्री के बारे में जो कि एक फोरम जेटको नाम का, जो कि फॉर द कंपनीज टू एनहांस देयर लिंक्स एंड डेवलप न्यू पार्टनरशिप विद इंडिया बिजनेस एंड डिसीजन मेकर्स। मतलब जेटको एक क्या मतलब कौन मतलब एक फोरम है जो कि किस कंट्री ने इंडिया से बिजनेस के पार्टनरशिप को और अच्छा बनाने के लिए मतलब ये किया है। तो आप मैप देख के हमारे बहुत सारे दोस्त समझ ही गएंगे, और जैसे कि ये दिया हुआ है तो वो कौन सा है देश, ये यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम ने ये जेट को एक मतलब फोरम प्रोवाइड किया है तौर पे, जो कि कंपनीज को मतलब एनहांस करेगा ताकि इंडियन जितने भी कंपनीज है ना उनके साथ बिजनेस और डिसीजन मेकिंग पावर हम अच्छे तरीके से मतलब एक तरह से क्या बोलते हैं, एक होता है ना फ्लो, ये अच्छा तरह का फ्लो आ सके। वो इस तरह का जेटको नाम का एक फोरम लाया गया। तो ये बस एक वर्ड है जो काफी न्यूज में बना था, ऊपर से यूनाइटेड किंगडम से रिलेटेड है, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इसलिए मैंने इसे मैप क्वेश्चन में डाला। क्यों मैप में डाला? क्योंकि यूनाइटेड किंगडम के बारे में ही हम जानेंगे, क्योंकि बहुत 2 सालों से ब्रेग्जिट को लेके जो इशू चल रहा है वो अभी भी चल ही जा रहा है रस्साकसी। तो देखते हैं अब यूनाइटेड किंगडम के बारे में हम बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये देख पा रहे होंगे आप, ये जो मैप है, ये मैप में आप ये यूनाइटेड किंगडम, ये पूरा यूनाइटेड किंगडम नहीं है। ये सिर्फ आयरलैंड का ये जो नदर्न पार्ट है, ये नदर्न आयरलैंड यूनाइटेड किंगडम में आता है, बट सदर्न आयरलैंड नहीं आता है। ये सदर्न आयरलैंड एक अपना रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के नाम से जाना जाता है। बाकी ये नदर्न आयरलैंड ये यूके का पार्ट है। तो यूनाइटेड किंगडम में कितने कंट्रीज हैं? इंग्लैंड है, वेल्स है, स्कॉटलैंड है और नदर्न आयरलैंड है। ठीक है, तो ये 4 कंट्रीज मिला के क्या बनते हैं? यूनाइटेड किंगडम। और इसको ब्रिटिश आइलैंड्स भी कभी नाम से जाना जाता है, ये जितने भी आइलैंड है, क्योंकि यहाँ से ये जो स्टेट ऑफ डोवर है, यहाँ से ये अपने मतलब इंग्लैंड का है, ये अपने आप को मतलब ये यहाँ से यूरोप से थोड़ा अलग होते हैं। ठीक है, उसके अलावा इंग्लिश चैनल हो गया इस जगह में, नॉर्थ सी इस तरफ है, आयरिश सी इस तरफ है, नॉर्थ अटलांटिक सी इस तरफ है। ठीक है, तो ये सारे हो गया मैप। और आप और भी अच्छे तरीके से देखने के लिए मैं आपको एक और पहले मतलब जो भी अच्छा टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम कंटेंट्स को देख लेते हैं, जो क्या क्या हम आज करने वाले हैं। तो जलियांवाला ये वार मेमोरियल जो था ना, सॉरी मेमोरियल जो था, इसको हम देखेंगे। उसके बाद गल्फ वॉर से रिलेटेड जानेंगे क्या है। लेजिस्लेटिव काउंसिल, बहुत सारे अभी स्टेट्स है जो मांग कर रहे हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने का, और कुछ स्टेट ये भी कर रहे हैं कि हमें अपना काउंसिल हटा देना है। उसके अलावा जन औषधि सुगम बहुत ही अच्छा चल रहा है, ये एप्लीकेशन के बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। एज अ जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आप अपने डेली लाइफ में इसे यूज़ भी कर सकते हैं जिस तरह से आप अदर एप्लीकेशंस को यूज़ करते हैं। नेशनल यूथ अवार्ड्स जानेंगे, जो हमारे यंगस्टर जो भी हमारे दोस्त लोग हैं उनके लिए काफ़ी ये मतलब एक जागरूकता उनके लिए हो सकता है, तो ये भी हम जानेंगे। इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस स्कीम जानेंगे, नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट जानेंगे,
ओके, उसके बाद मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना जानेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स है, अच्छे अच्छे टॉपिक्स मैंने लिया है और मैं आपको एश्योर अभी फिर से बोलता हूँ कि मैं मेरे ऊपर आप विश्वास करिए कि 95% तक का मैं गारंटी ले रहा हूँ कि इतना सिलेबस तो मैं कंप्लीट करा के ही रहूंगा। और इससे बाहर 95% से 5% अगर यदि आप छोड़ भी देते हैं ना, पर ये 95% में अगर आपका कमांड है तो आपको करंट अफेयर्स क्वेश्चन जो भी यूपीएससी में आएंगे ना, उससे आपको कोई रोक नहीं सकता। ये मैं आपको एश्योर दे रहा हूँ। आप मुझे एग्जाम के बाद जरूर कमेंट पे बोलिएगा कि क्या मैं सही बोला या गलत बोला। तो चलते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ, जो कि है जलियांवाला बाग नेशनल मेमोरियल अमेंडमेंट बिल 2019, जिसे हम एक्ट्स वाले सेक्शन में लिखेंगे। क्यों एक्ट्स वाले सेक्शन में लिखना है? क्योंकि अभी हम जानेंगे, क्योंकि एक्ट एक है उससे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें इससे रिलेटेड है। तो हाल ही में लोकसभा ने, जो हमारे लोअर हाउस है पार्लियामेंट के, उन्होंने पास कर दिया ये नेशनल मेमोरियल बिल 2019। ये बिल क्या करेगा? एड्रेस करेगा वेरियस डिफिशियंसीज इन द मैनेजमेंट। ये वैसे तो ये मेमोरियल एक्ट 1951 में पास किया गया था, तो इसलिए ये एक्ट वाले सेक्शन में लिखा गया है, क्योंकि 1951 का एक्ट है। इसको चेंज करके 2019 में वापस से लाया जा रहा है। तो ये जो चेंज करा जा रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, क्यों चेंज करा जा रहा है? तो इसमें कुछ कुछ इसका मैनेजमेंट में प्रॉब्लम था, ठीक है। इसके मैनेजमेंट में कुछ कुछ प्रॉब्लम था, जिसके वजह से इसको चेंज करके अब 2019 वाला लेके आया गया। बट क्या प्रॉब्लम था ये जानते हैं। और आप जानते हैं जलियांवाला बाग किससे रिलेटेड है? इसी अप्रैल मंथ से रिलेटेड। बहुत ही 13 अप्रैल को बहुत ही दुख भरी कहानी हुई थी वो। आपको, आप मेरे हिसाब से 90% दोस्तों को अच्छे तरीके से पता होगा, इस अमृतसर में जो जलियांवाला बाग मैसेकर हुई थी। तो इससे रिलेटेड उसके बाद 1951 में जब हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन मिला, उसके बाद हमने एक ट्रस्ट बनाया, ताकि उस ट्रस्ट जो हो, वो ट्रस्ट इस जो मेमोरियल है, नेशनल मेमोरियल, इसका कंट्रोल कर सके, इसका देख रेख कर सके। क्योंकि मेमोरियल तो गवर्नमेंट ने बना दिया, तो उसका देख रेख कौन करेगा? तो उसके लिए एक ट्रस्ट बना गया जो रिस्पॉन्सिबल होगा इसका देख रेख का। तो वो जो ट्रस्ट होगा, उसके वो ट्रस्ट बनाने के लिए उसको पावर चाहिए। वो पावर कहाँ से मिलेगा? इस मेमोरियल, ये एक्ट से। किससे? जलियांवाला बाग नेशनल मेमोरियल एक्ट। तब जाके ये स्टैच्यूट किया गया, स्टैच्यूट से उनको स्टैच्यूटरी बॉडी का एक मतलब एक पावर मिला। उसके बाद ये ट्रस्ट उस मेमोरियल है उसका देख देख करा जाएगा। तो ये जो ट्रस्ट है, इस ट्रस्ट में कौन कौन मेंबर होंगे? अकॉर्डिंग टू 1951 के हिसाब से प्राइम मिनिस्टर होंगे, जो चेयरपर्सन होंगे। प्रेसिडेंट ऑफ द जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो उस वक्त, क्योंकि कांग्रेस ही थे एक सबसे लार्जेस्ट पार्टी और वही मात्र थे, तो प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस भी इसके मेंबर होंगे। मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ कल्चर, ये भी मेंबर होंगे। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन लोकसभा, ये भी मेंबर होंगे। गवर्नर ऑफ पंजाब, क्योंकि पंजाब में है ये, तो गवर्नर ऑफ पंजाब भी इसके मेंबर होंगे। चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब भी मेंबर होंगे। और 3 एमिनेंट पर्सन नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, इसे भी रखा जाएगा। ये 3 है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और ये पंजाब गवर्नमेंट है। पंजाब गवर्नमेंट का तो अंदाजा लगा ही सकते हैं, क्योंकि अमृतसर में है ये। उसके अलावा तो अभी के जो बिल है उसमें क्या चेंजेस लाया जा रहा है? चेंजेस ये लाया गया कि 2019 का अमेंडमेंट बिल से रिमूव करता है प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एज अ ट्रस्टी। मतलब जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट है, उसको एज अ ट्रस्टी से हटाया जा रहा है यहाँ पे। क्यों? और उसके अलावा एक और चीज इसमें जो होगा, वो क्लियरिफाई कर दिए कि अगर यदि किसी, मतलब यहाँ पे तो ये भी दिया गया ना, लीडर ऑफ द अपोजिशन भी होना चाहिए। लोकसभा के अंदर जो भी लीडर ऑफ द अपोजिशन होंगे, वो भी इसका मेंबर बनेंगे। बट जैसा कि लास्ट 2 जो हमारा इलेक्शन हो रहे हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन बन ही नहीं पा रहे कोई। क्यों नहीं बन पा रहे? क्योंकि 50 जो उनको सीट्स मिल रहा है, वो 55 से कम है। हमें होना चाहिए 10% एटलीस्ट, वोट से ज्यादा होना चाहिए, तभी आप लीडर ऑफ अपोजिशन बन सकते हैं। पर यहाँ 55% से तो कम है। तो 55% से जब कम है तो क्या होगा? 55 सीट से कम है, तो क्या हो रहा है? लीडर ऑफ द अपोजिशन नहीं है। तो इसलिए इस बिल में मेंशन किया गया है कि जो भी लार्जेस्ट, मतलब अपोजिशन पार्टी होंगे, जिनको ज्यादा सीट मिला है, चाहे वो 30 हो, 40 हो, 10 हो, उनको उनके जो लीडर होंगे, उसी को उन्हीं को अपोजिशन पार्टी का सिंगल मतलब लीडर मान लिया जाएगा, लीडर ऑफ अपोजिशन मान लिया जाएगा। तो वो भी एज अ मेंबर इसके हो सकते हैं। और आईएनसी के जो प्रेसिडेंट का था, उनको वो अब एज अ मेंबर से रिमूव कर दिया गया, ठीक है। उसके अलावा 2019 में एक और ऐड किया गया एक क्लॉज को, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब टर्मिनेट कर दिया टू टर्म ऑफ अ नॉमिनेटेड ट्रस्टी बिफोर द एक्सपायरी ऑफ दिस टर्म विदाउट असाइनिंग एनी पर्सन। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होगा ट्रस्टी, जितने भी ट्रस्टी होंगे उनका कंट्रोल सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है गल्फ वॉर। और ये गल्फ वॉर है, ये गल्फ वॉर हमारे कंट्री के लिए इम्पोर्टेंट है। और क्यों है? तो इसलिए ये हमारे कंट्री में नहीं है, तो इंटरनेशनल रिलेशन वाले में सेक्शन में हम लिखेंगे, क्योंकि उसी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये न्यूज में क्यों था? क्योंकि हाल ही में
देखा गया कि ये जो मतलब एक इमोटिव जेस्टर, मतलब एक गुड जेस्टर के तौर पे इराक जो है एक कंट्री है, ये तो सभी जानते हैं। उन्होंने हैंड ओवर किया 48 कुवैती नेशनल्स, मतलब कुवैत जो एक कंट्री है उसके जो सिटीजन्स हैं उनको 28 साल बाद अपने जेल से इराक ने रिहा किया और बोला आप लोग अपने देश जा सकते हैं। क्योंकि 28 साल पहले ये गल्फ वॉर हुआ था। उस गल्फ वॉर में क्या हुआ था कि 28 कैदी जो वहाँ फंसे रह गए थे, जिसके वजह से उनको अब जाके रिहा किया गया है एज ए गुड जेस्टर के तौर पे। क्योंकि हम आपने सुना होगा कि इंडिया पाकिस्तान भी काफी टाइम ऐसा कर चुके हैं, इंडिया श्रीलंका भी किए हुए, जो भी मछुआरे इधर आ गए उधर मछुआरे से, तो ये गुड जेस्टर के तौर पे हम लोग करते हैं। पर यह मछुआरे से रिलेटेड नहीं था, यहाँ पे रिलेटेड था किस से रिलेटेड कि एक मतलब वो फाइट हुई थी, गल्फ वॉर हुई थी। ये गल्फ वॉर क्या है, ये रहा कुवैत सिटी, छोटा सा है पर बहुत प्यारा सिटी है, और सॉरी स्टेट है, कंट्री है। और इराक हो गया यहाँ पे, ये काफी बड़ा कंट्री है। इराक है इधर, ईरान है इधर, जहाँ पे हम बहुत सारा ये कर रहे हैं। उसके बाद इधर पाकिस्तान हुआ, यहीं पर हम चाबार पोर्ट बना रहे हैं, जो कि डायरेक्टली अफगानिस्तान में हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट वहाँ पे कर सकेंगे, इसलिए हम यहाँ पे एक चाबार पोर्ट भी बना रहे हैं। और ये हो गया कुवैत, और ये हो गया पर्शियन गल्फ, और यह गल्फ ऑफ ओमन, जहाँ पे हम रिसेंटली कौन सा प्रोजेक्ट डिस्कस किए थे जिससे हम नेवी वहाँ पे सपोर्ट कर रहे थे, याद करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि रिसेंटली हम क्या चीज़ यहाँ डिस्कस किए थे कि नेवी ने सपोर्ट किया था, ताकि हम अपना इंपोर्ट जो भी कर रहे हैं ये गल्फ एरिया से हम इजीली कर पाए बिना किसी मतलब सिक्योरिटी देते हुए। तो गल्फ वॉर क्या है ये भी जान लेते हैं। हुआ ये था कि 1990 और 1991 के समय में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट हो गई थी, और जिसकी वजह से इराक, जो कि सद्दाम हुसैन जी वहाँ उस वक्त डिक्टेटर थे वहाँ पे कोई ये नहीं था, डिक्टेटर थे वहाँ सद्दाम हुसैन जी, उनको उनके द्वारा इन्वेड किया गया नेबरिंग कंट्री। मतलब ये तो बहुत बड़ा कंट्री था, अब ये छोटा सा कुवैत कंट्री था, उसको इन्वेड करना मतलब उसमें अटैक कर दी, जिसके वजह से जो कि ये बोल के कि ये हमारा 1918 प्रोविंस है, मतलब वहाँ पे स्टेट को प्रोविंस बोला जाता है इराक में। तो ऑलरेडी 18 प्रोविंस थे वहाँ पे, उन्होंने कहा ये हमारा 19वां प्रोविंस है, हम इसको अपने अंदर ले लेंगे। ठीक है, तो जब ऐसा बात वो बोल दिए तो क्या हुआ, लड़ाई छाट गया। ठीक है, तो वो लड़ाई जब छा गया पूरी तरह से, तो क्या हुआ, धीरे धीरे मतलब इस ऐसा हो गया कि यूएस और जितने भी अलाइड पावर्स है ना, ये तो 1990 का कहानी है, तो यूएस उस वक्त पावर में था काफी, तो यूएस और उसके अलाइड पावर्स ने इराकी को फोर्स किया कि आप कुवैत से आउट होइए, इस तरह का आप किसी के ऊपर दबाव डाल के नहीं अपने अंदर रख सकते हैं, आप यहाँ से बाहर जाइए, नहीं जाएंगे तो जो यूएस के एलाइज है ना वो लोग अटैक कर देते हैं इराक के ऊपर। ठीक है, इधर से जो भी आते हैं यूएस के जो भी एलाइज है वो अटैक कर देते हैं, इसलिए कुवैत के जितने भी वहां से उनको वापस जाना पड़ा। तो ये जो वॉर चल रही थी, इस वॉर के समय में इंडिया ने, क्या हुआ था, इंडिया की तरफ से क्या रोल था, तो 13 अगस्त से मतलब अक्टूबर 20 तक में 1990 में इंडिया ने, क्योंकि हमारे बहुत सारे भाई बहन लोग हैं जो ऑलरेडी वहाँ पे काम कर रहे थे कुवैत में, तो लगभग 1,75,000 जो हमारे इंडियंस थे उनको वॉर के वजह से वहाँ फंस गए थे, ना कुछ सेवा थी फ्लाइट से लेके, किसी भी तरह का नहीं था। तब उस सिचुएशन में इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, वहां से सारे जितने भी है वहां से उनको वापस लाया। और ये जो एक बार में 1,75,000 मतलब लोगों को लाना, ये एक तरह से गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन गया। ठीक है, और इसी स्टोरी को एक 2016 में फिल्म आई थी अक्षय कुमार जी की, जो कि एयरलिफ्ट बोल के, हमारे कितने दोस्तों ने शायद देखा भी होगा। इस मूवी में इसी स्टोरी को दिखाया भी गया है। तो सद्दाम हुसैन पे प्रेशर डाल के यूएस और इसके एलाइज ने कुवैत से दूर करा। पर ये जो वॉर चल रही थी, वॉर को में हमारे जो इंडियंस थे उन लोग को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो 1,75,000 लोगों को वहां से लेके आया गया। तो ये था स्टोरी वॉर का। बट अभी रिसेंटली ये क्यों न्यूज में आया, क्योंकि 48 कुवैती नेशनल्स है ना, वो इराक में फंसे हुए थे, इराक के जेल में, तो वहां से उन लोग को वापस कुवैत जाने के लिए रिहा कर दिया गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। कमीशन टू एग्जामाइन commission to examine sub-categorization of other backward classes OBCs। इसे हम मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस में लिखेंगे। क्यों मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस में लिखेंगे, क्योंकि जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है उसे हम सोशल जस्टिस जो मिनिस्ट्री ही संभालते हैं, तो ये इसकी तरफ से है। और जो एनसीबीसी है हम इसको कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी मानते हैं है। क्यों, क्योंकि ये आर्टिकल में हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसको अमेंडमेंट करके डाला भी गया है। ठीक है, तो ये न्यूज़ में किस लिए था, क्यों, क्योंकि हाल ही में कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया अंडर आर्टिकल 340 क्या,
कि टू एग्जामाइन द इश्यू ऑफ सब कैटेगराइजेशन, मतलब ओबीसी तो है बहुत, ओबीसी की पॉपुलेशन काफी ज्यादा है हमारे देश में। तो क्या हो रहा है कि ज्यादा पॉपुलेशन के चक्कर में जिनको नहीं, कि जिनको मतलब रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, वो लोग भी बहुत सारे आ जाते हैं। मतलब ये होगी ओबीसी पीपल, तो इसमें से बहुत सारे लोग जिनको जरूरत सही मायने में नहीं है, वो लोग भी इसमें आ जा रहे हैं, और जिनको वाकई में जरूरत है वो लोग पीछे के पीछे रह जा रहे हैं, ये लोग पहले ले ले रहे हैं। तो इसीलिए सब कैटेगराइजेशन करने की मांग की गई और कैबिनेट ने इसे अप्रूव भी कर दिया। ठीक है। उसके बाद इसका बैकग्राउंड अगर यदि जानेंगे, तो आर्टिकल 14 जहां इक्वलिटी के से रिलेटेड लिखा हुआ है, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, तो उसमें भी साफ साफ लिखा हुआ है कि अनइक्वल्स कैन नॉट बी ट्रीटेड इक्वली। मतलब आप समझ पा रहे हैं, जो अनइक्वल्स है यहाँ पर, जैसे मैंने बताया कि ऑलरेडी ओबीसी में भी बहुत सारे डिफरेंट, मतलब कुछ बहुत ही पिछड़े लोग हैं, कुछ कम है। तो ऐसा नहीं है, अगर सब कैटेगराइजेशन नहीं करेंगे तो सबको अगर इक्वली देंगे, ट्रीट करना है, तो ये तो सही बात नहीं हुआ ना। एज पर कॉन्स्टिट्यूशन तो ये मतलब फंड मतलब उनके राइट्स के अगेंस्ट हुआ, क्योंकि ये तो उनके पास वो ऐसा कुछ है ही नहीं, फिर भी उनको उसी के समान ट्रीट किया जा रहा है जो कि कुछ ज्यादा अच्छे हालात में हो। ठीक है। उसके बाद तो इसीलिए इसी चीज को देखते हुए जो एनसीबीसी है, उन्होंने क्या किया, प्रपोज किया ये सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी। कब? 2015 में। ठीक है। उसके बाद 2017 में ही क्या हुआ, जो हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी हैं, उन्होंने अपने पावर को यूज करते हुए आर्टिकल 340 के तहत क्या किया, अपॉइंट किया एक कमीशन को, ताकि वो एग्जामाइन कर सके ये सब कैटेगराइजेशन के इशू को। क्योंकि एनसीबीसी जो है वो क्या करते हैं, उनका काम है रिपोर्ट करना, सारा बिल है वो सारी चीज रिपोर्ट करेंगे प्रेसिडेंट को। तो प्रेसिडेंट ने जब ये बिल आया एनसीबीसी की तरफ से कि सब कैटेगराइजेशन का इशू चल रहा है बहुत हमारे देश में, तो उन्होंने साफ साफ पे एक कमेटी बना दिया, और वो कमेटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया कि आप ये इससे रिलेटेड रिसर्च करिए और मुझे बताइए। तो जो कमेटी बना गया था उसका नाम मतलब उसको चेयर किए थे रिटायर्ड जस्टिस से, मतलब रिटायर्ड जज थे क्या, जी रोहिणी। ये इंपॉर्टेंट है, जान देख इसको, मतलब मतलब की वर्ड बोल सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, जी रोहिणी जी। तो उन्होंने क्या किया, इंश्योर किया सोशल जस्टिस इन एन एफिशिएंट मैनर बाय प्रायोरिटाइजिंग द एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास। तो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस को प्रायोरिटाइज किया इस बिल के तहत, और निकाला कि कौन कौन वाकई में उनको काफी जरूरत है इस बिल की। ठीक है। उसके अलावा हम अगर इस बिल से रिलेटेड क्यों जरूरत है हम डिस्कस कर ही लिए, कि ये क्या होगा, एक ब्रॉड लिस्ट बनाएगा ताकि ओबीसी का उसमें दिया जा सके। ठीक है। और ये जो सब कैटेगराइजेशन करने का इसलिए जरूरत पड़ गया क्योंकि अगर हम जितना ज्यादा बैकवर्ड अमंग द ओबीसी कम्युनिटीज को हम जाएंगे, उतने ज्यादा हम बेनिफिट्स दे पाएंगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी और गवर्नमेंट जॉब्स में, जो कि उनको सख्त जरूरत है ना। तो आप खुद भी हमारे बहुत सारे दोस्त लोग होंगे जो बहुत ही ज्यादा बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस में होंगे, उनको वाकई में जरूरत है पर उनको नहीं मिल पाता है, क्योंकि उनको भी हम जैसे ही ट्रीट किया जाता है, उनको भी हमारे तरह ही ट्रीट किया जाता है, जो लोग को जरूरत नहीं भी है। तो इसलिए ये बिल को तो मैं अपनी तरफ से सही मान रहा था। और चलिए देखते हैं आगे क्या होती है। अगला टॉपिक हो गया चाइल्ड वेलबिंग। चाइल्ड वेलबिंग इंडेक्स, इसे हम इंपॉर्टेंट बॉडीज वाले सेक्शन में लिखेंगे। इंपॉर्टेंट बॉडीज वाले सेक्शन में क्यों लिख रहे हैं, इसको इंडेक्स में क्यों नहीं लिख रहे हैं, अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। हाल ही में क्या हुआ कि इंडिया चाइल्ड वेलबिंग इंडेक्स, जो कि रिलीज किया गया किसके द्वारा, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी एनजीओ, जो कि क्या नाम है उसका, वर्ल्ड विजन इंडिया। ये इंपॉर्टेंट है, याद दिए रखिएगा। वर्ल्ड विजन इंडिया और रिसर्च इंस्टीट्यूट आईएफएमआर, आईएफएमआर लीड, ये एक नाम हो गया इधर, और एनजीओ वर्ल्ड विजन इंडिया, इन दोनों के द्वारा, ये दोनों एक एनजीओ है, और ये इनके द्वारा, मतलब ये हो गया वर्ल्ड विजन इंडिया एनजीओ हो गया, और एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है आईएफएमआर लीड, इन दोनों के द्वारा चाइल्ड वेलबिंग इंडेक्स निकाला गया। तो ये दोनों जो बॉडी है ना, ये दोनों बॉडी की वजह से हम इसे इंपॉर्टेंट बॉडीज में लिख रहे हैं, इंडेक्स वाले सेक्शन में नहीं लिख रहे, क्योंकि आपको जरूरी है ये दोनों बॉडी को याद रखना। इंडेक्स तो आपको पता ही है कि चाइल्ड वेलबिंग इंडेक्स ही निकाला गया है, तो इंडेक्स ही होगा जी। बट हाँ, कितना नंबर आया इंडेक्स, कितना रैंकिंग है, जैसे इंडिया रैंक्स 113 ऑफ 176 कंट्रीज। मैं आपको बता दे रहा हूँ, यूपीएससी ये क्वेश्चन में ये कीवर्ड को उतना नहीं वैल्यू देता है जितना ये वर्ल्ड विजन इंडिया और आईएफएमआर लीड को वैल्यू देता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको जानना जरूरी है, 113वां रैंक है हमारा 176 में, बट यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, बट अगर स्टेट पीसीएस या अदर किसी एसएससी वगैरह एग्जाम के लिए मैं बोल सकता हूँ ये भी, पर यूपीएससी में भी आप इसे जान के रखिए। मे भी हो सकता है एक एक्सटर्नल पॉइंट में स्टेटमेंट के तौर पर रहे, बट वो सब स्टेटमेंट मैक्सिमम तौर पर सही होता है, क्योंकि यूपीएससी उतना फैक्चुअल क्वेश्चन में ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है। चलिए अब इस इंडेक्स से रिलेटेड भी थोड़ा जान लेते हैं। तो ये जो इंडेक्स है, इससे क्या होगा, एक टूल डिजाइन होगा ताकि हम मेजर कर सके और ट्रैक कर सके चिल्ड्रन वेलबिंग को। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिवली पूरे, मतलब अच्छे तरीके सारे एक
इकट्ठा अगर आपको इंडेक्स मिल रहा है जहाँ पे हर चिल्ड्रन से रिलेटेड उसके पढ़ाई, उसके न्यूट्रिशन, सब चीज़ की अगर चीज़ एक जगह में आपको मिल रहा है, तो आप अच्छे तरीके से उससे रिलेटेड, चाइल्ड से रिलेटेड मतलब अच्छे अच्छे स्कीम्स निकाल पाएंगे ना। तो ये बॉडी का काम हुआ, ये दोनों बॉडी का काम हुआ इंडेक्स लाना। अब वो इंडेक्स लेके आएंगे, उसमें अगर लिखा हुआ है कि तमिलनाडु गवर्नमेंट, तमिलनाडु में इतना है ये रैंकिंग, तब उसके हिसाब से क्या होगा, फ्यूचर में तमिलनाडु गवर्नमेंट उसके हिसाब से अच्छे अच्छे स्कीम्स लेके आ सकेंगे। क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि हम क्या करना चाहिए, क्योंकि वो गवर्नमेंट पे ऊपर लेवल पे बैठे हुए हैं, उनको कैसे पता चलेगा। जब इस तरह का इंडेक्स और रेटिंग एजेंसीज होते हैं, ये लोग का ही इस तरह का जो भी काम करते हैं, उसके बाद ही हमें पता लगता है कि हमें किस तरह का काम करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज एरिया में ये इंडेक्स काम कर रही है। तो की फाइंडिंग्स भी इससे पता चला है कि केरला, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश और पुडुचेरी ये टॉप के हैं चार्ट्स में। मतलब ये जो चार्ट निकाला इंडेक्स का, तो ये चारों कंट्री तो काफी अच्छे चल रहे हैं। बट ये जो मेघालय, झारखंड और मध्य प्रदेश, ये काफी नीचे है हमारे टोटल स्टेट और यूटी के रैंकिंग में। ठीक है, और अगर एड ऑन इन्फॉर्मेशन अगर बोलेंगे, तो इंडिया का 113वां रैंक है 176 कंट्रीज में, किसमें, एंड ऑफ चाइल्डहुड इंडेक्स। सॉरी, मैं ये 113वां रैंक ये इस इंडेक्स का नहीं है, ये एंड ऑफ चाइल्डहुड इंडेक्स, ये अलग चीज है, ध्यान दीजिएगा, ये एक अलग चीज है। एंड ऑफ चाइल्डहुड इंडेक्स ये एक अलग चीज है, और ये जो चाइल्ड वेलबिंग इंडेक्स है ये अलग चीज है। ठीक है, तो इट इज अ पार्ट, ये क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ ग्लोबल चाइल्डहुड रिपोर्ट रिलीज्ड बाय द सेव द चिल्ड्रन नॉन प्रॉफिट दैट वर्क फॉर चाइल्ड राइट्स। ठीक है, सेव द चिल्ड्रन नॉन प्रॉफिट वर्क, जो कि एक नॉन, ये भी एक मतलब एनजीओ टाइप का ही है, जो कि चाइल्ड राइट्स के ऊपर बेसिकली काम करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये लेजिस्लेटिव काउंसिल को हम इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स वाले सेक्शन में लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं, ये तो एक मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, फिर भी हम इसे मतलब लिख रहे हैं आर्टिकल्स वाले सेक्शन में। क्यों, क्योंकि काउंसिल तो एक मतलब है ही ये इंटरनल मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, क्योंकि ये आर्टिकल्स में दिए हुए हैं। बट किस आर्टिकल से रिलेटेड है, हमको वो चीज दिमाग में रखना है, इसलिए हम इसे आर्टिकल्स वाले सेक्शन की तरफ से देख के इसे याद रखेंगे। तो हाल ही में क्या हुआ न्यूज में, क्योंकि ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने डिमांड किया कि हमें भी लेजिस्लेटिव काउंसिल चाहिए। तो अब ये लेजिस्लेटिव काउंसिल है क्या, चलिए इसको अच्छे से जानते हैं क्या है। तो जैसा कि हम जानते हैं, इंडिया एक बाई कैमरल सिस्टम है। बाई कैमरल सिस्टम मतलब वो दो हाउस होना पार्लियामेंट में। तो पार्लियामेंट तो हो गया सेंट्रल लेवल पे, तो वहां पे दो हाउस है, लोकसभा और राज्यसभा, तो इसीलिए वो हो गया बाई कैमरल, बाई। और उसी तरह स्टेट्स में भी दो हाउस होना चाहिए, स्टेट के जो असेंबली है वहां पे दो हाउस होना चाहिए। तो हर स्टेट में दो हाउस नहीं है, वहां पे मैक्सिमम स्टेट्स में यूनिकैमरल है, यानी यानी एक ही स्टेट है, एक ही हाउस है। पर 6 स्टेट्स में दो हाउस है, और दो हाउस का नाम क्या है, एक है उसको बोलते हैं विधानसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली, जहाँ जो कि लोकसभा की तरह हम देखा जाता है, और दूसरा हो गया विधान परिषद या लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो कि राज्यसभा की तरह देखा जाता है। ठीक है, और ये जो सेकंड हाउस होता है, इसका दो इंपॉर्टेंट रीजन है, जिसके मतलब इसको हम इसलिए बनाते हैं, क्या है वो, पहला तो ये हो गया ताकि ये चेक करेगा जितना भी आप मतलब मेन असेंबली लोअर हाउस में जो भी काम हो रहा है ना, उसको एक तरह से चेकमेट का काम करते रहेगा। हाँ, ये है फिल्टर करने का काम एक तरह से, आप नहीं, आप ये गलती कर रहे हैं, इसको सुधारिए, ये गलती करें, ये सुधारिए। ठीक है, और दूसरा काम ये होगा ताकि एक हर एक इंडिविजुअल्स जो भी हु माइट नॉट बी कट आउट फॉर द रफ और tumble of direct election टू आर एबल टू कंट्रीब्यूट टू द लेजिस्लेटिव मतलब प्रोसेस। मतलब ये लेजिस्लेटिव काउंसिल में ना इनडायरेक्ट पर्सन भी बहुत लोग इसमें आते हैं, भले ही उनको वोट में भी वो हो सकता है किसी रीजन से वो उतने वोट्स उनको नहीं मिले और वो नहीं आ पाए, पर उनमें बहुत अच्छा पोटेंशियल है कि वो एज ए लीडर खड़ा हो सकते हैं। तो इस सिचुएशन में यहाँ पे इनडायरेक्टली भी लिया जा सकता है, या गवर्नर, या इसके जो बहुत सारे प्रावधान हैं इसके इलेक्शन से रिलेटेड, वो भी हम थोड़ी देर में जानेंगे। बट हाँ, ये भी इसका फायदा है कि एक डिजर्विंग कैंडिडेट जिसको इलेक्शन के द्वारा नहीं आ पाया किसी कारण से, तो भी वो लेजिस्लेटिव मतलब एज अ मेंबर ऑफ एमएलए बन सकता है इस माध्यम से। ठीक है, क्रिएशन ऑफ अ लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिलेटेड जानते हैं। तो इसको कहाँ से पावर मिलता है लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने का, ये आर्टिकल 169, इसलिए मैंने इसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स वाले सेक्शन में लिखा। क्यों, क्योंकि हमें आर्टिकल जानना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि हम जानते हैं अच्छी तरीके से कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, हम तो वो लिखना ज़्यादा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, आर्टिकल 169 से इस काउंसिल को पावर मिलता है कि किसी भी स्टेट को वो चाहे तो अपना काउंसिल बना सकते हैं, और अपना अगर काउंसिल है तो उसको खत्म भी कर सकते हैं। और ये क्या, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, लेजिस्लेटिव असेंबली जो लोअर हाउस होता है उनका, जो परमानेंट हाउस कहते हैं,
उस उसको एक स्पेशल मेजोरिटी से पास कराना होगा अपना ये रेजोल्यूशन को। अगर स्पेशल मेजोरिटी से पास होता है वो ये कमीशन मतलब काउंसिल बनाने के रेजोल्यूशन को, तो हम मतलब उस स्टेट में तब बनाया जा सके। तो यानी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को एक ये पास कराना होगा आर्टिकल 169 के तहत स्पेशल मेजोरिटी के साथ, तब जाके ये काउंसिल बना सकते हैं वो स्टेट। उसके अलावा हाल ही में 6 लेजिस्लेटिव काउंसिल है जैसा मैंने बताया, पर ये जो जम्मू कश्मीर जो था वो उनके पास भी लेजिस्लेटिव काउंसिल था, पर जैसा कि अभी बाइफर्केट कर दिया गया है यूनियन टेरिटरी ऑफ JNK और लद्दाख में, तो अभी फिलहाल वहाँ नहीं है। बट हाँ, जैसे हमारे होम मिनिस्टर जी कहे हैं कि JNK में जैसी शांति थोड़ी आएंगी तो वापस से इनको स्टेट का दर्जा मिल जाएगा। मैंने स्टेट का दर्जा नहीं मिलेगा, बट हाँ जैसे दिल्ली और पुडुचेरी है, यहाँ पे गवर्न मतलब LG भी बैठेंगे और यहाँ पे चीफ मिनिस्टर भी रहेंगे। तो इसीलिए ये यहाँ पर मतलब वापस से हम दोबारा ला सकते हैं बाइकैमरलिज्म। ठीक है, बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। सॉरी, उससे पहले जैसा मैंने बोला कि आपको इससे रिलेटेड भी बता दूंगा कि इसके इलेक्शन करने का तरीका क्या है, कैसे कैसे ये इलेक्ट होते हैं। ये भले ही स्टैटिक पार्ट है, बट मैं इसको इसलिए रखा ताकि मैं और अच्छे से आपको क्लियर कर सकूं। एक लगे हाथों अगर आप थोड़ा देख लेंगे तो ज़्यादा और आपको क्लियरिटी आ सकेगी, क्योंकि इस साल के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि रिसेंटली कुछ दिनों से ये क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं और ये पर है बहुत इंपॉर्टेंट। तो स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस में अगर जी जानेंगे तो ये आर्टिकल 171 के तहत ये बोला जाता है कि आप लेजिस्लेटिव काउंसिल में मतलब LC में यानी अपर हाउस में ऑफ द असेंबली, इसमें आप 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, जो कि असेंबली के 1/3, अगर यदि 300 मेंबर हैं टोटल असेंबली में, तो 1/3 यानी 100 मेंबर से ज्यादा आप काउंसिल में नहीं रख सकते। ठीक है, 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकता और 40 से कम भी नहीं हो सकता। बट कुछ स्टेट का उसमें एक्सेप्शन है, जैसे सिक्किम हुआ, बोले कुछ कुछ स्टेट्स में कुछ एक्सेप्शन रहता है कि वो लोग काउंसिल होने के बाद भी उन लोग के पास 40 से कम ही रहते हैं। ठीक है, और इन चलिए देखते हैं तो काउंसिल को इलेक्ट ये कैसे करते हैं मेंबर्स। तो 1/3 मेंबर जो होता है वो किसके द्वारा, असेंबली के द्वारा इलेक्ट किया जाता है। मतलब 1/3 मेंबर जो भी हो वो असेंबली अपने हिसाब से इलेक्ट कर सकते हैं। 1/3 मेंबर वो होते हैं जो कि म्यूनिसिपालिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या अदर लोकल अथॉरिटीज में काम करते हो। ठीक है, 112 मेंबर वो होंगे जो कि मतलब ऑलरेडी टीचर्स होंगे, कुछ साल का उनके पास टीचिंग एक्सपीरियंस भी होगा, तो वो भी इसके काउंसिल के मेंबर बन सकते हैं। उसके अलावा 1/12 बाय रजिस्टर्ड मतलब जो ग्रेजुएट्स होते हैं ना, रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स, वो भी 1/12 इसमें मेंबर्स होते हैं। उसके अलावा जितना बच गया वो सारे नॉमिनेट किए जाते हैं गवर्नर के द्वारा, और गवर्नर वो क्या क्या खूबियां देख के अपॉइंट करते हैं, नॉमिनेट करते हैं। लिटरेचर में वो बेहतर हों, साइंस आर्ट में, कोऑपरेटिव मूवमेंट में या सोशल सर्विस में। जैसे हमारे प्रेसिडेंट 12 मेंबर करते हैं राज्यसभा में, क्या क्या देख के, यही लिटरेचर, साइंस और स्पोर्ट्स से रिलेटेड या सोशल सर्विस से रिलेटेड ये देख के। तो सचिन तेंदुलकर जैसे हुए, ये भी राज्यसभा के मेंबर है जिनको नॉमिनेट किया गया था। उसके अलावा हाल ही में जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई जी, उनको भी नॉमिनेट किया गया है इसी के महत, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छा एक अच्छा वर्क किया था अपने कार्यकाल में। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल को परमानेंट हाउस कहा जाता है जैसे राज्यसभा है, और उनका जो 1/3 मेंबर होता है ना, वो हर 2 साल में रिटायर होते हैं जैसे राज्यसभा में होते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ मैं आपको ये अच्छी तरह से काउंसिल से रिलेटेड समझा पाया हूँ। कुछ और डाउट होने से मुझे बोलिएगा, मैं होगा तो इससे रिलेटेड एक छोटा सा 5-7 मिनट का वीडियो ला दूंगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे जो कि है नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। इससे रिलेटेड तो काफी इशू चल रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जजेस का कम होना और इतना नंबर, और हमारे कंट्री में जितना नंबर ऑफ केसेस है वो बहुत ही ज्यादा है हमारे जजेस के लिए। तो ये बहुत टफ वर्क होता है। चलिए जानते हैं न्यूज में क्यों था, और इसको हम कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। और ये न्यूज़ में इसलिए बना क्योंकि हाल ही में ये पास कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है कि 31 से 34 कर दिया जाए इनका स्ट्रेंथ को। ठीक है, तो इसलिए अभी फिलहाल कितना है, 31 है, वो भी CJI को लेके मतलब चीफ जस्टिस को लेके 31 है, तो अभी 34 करने का बात चल रहा है। क्यों था ये जरूरत? जैसा मैंने बोला कि टोटल देखिए इतना केसेस अभी भी पेंडिंग है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में। आप हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और मतलब ये सारे कोर्ट्स को अगर छोड़ के टोटल इतना केसेस पेंडिंग है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में। उसके अलावा भी काफी सारे केसेस चलते रहते हैं, इमरजेंसी केसेस, जो कि उनको तुरंत देना पड़ता है, तो इस वजह से और भी पेंडिंग जा रहे हैं। ठीक है, तो इतना सारा पॉसिटी के लिए इतना सारा जो ये चल रहा है, तो इसलिए हम मांग कर रहे हैं, मैंने कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया कि 31 से 34 एटलीस्ट कर दीजिए। ठीक है,
तो अब बैकग्राउंड जान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जजेस के रिलेटेड कैसे करके उनको इलेक्ट किया जाता है, कैसे होता है। तो उनको पावर मिलता है नंबर ऑफ जजेस एक्ट 1956 से हम नंबर ऑफ जजेस को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल एक्ट 1956, इसको ध्यान रखिएगा। स्टार्टिंग में क्या था, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था और सुप्रीम कोर्ट आया, तो उसमें 10 ही जज था और सीजीआई को लगा के तो 11 जज थे, ठीक है। और उनको धीरे धीरे 13 बना दिया गया, कब, 1960 में, और 17 बना दिया गया 1977 में। ये डिजिट आपको याद रखना जरूरी नहीं है, बट हाँ 1956 जो इनिशियल था और अभी फिलहाल जो बात हुआ वो, ये दोनों चीज बस 2000 मतलब 1956 और 2019, ये दोनों बस थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 1988 में यही जज का जो स्ट्रेंथ ऑफ जज था वो 26 किया गया था और 2009 में इनको 31 कर दिया गया था, और हाल ही में अभी 34 का बात चल रहा है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है पब्लिक प्रीमिसेस एविक्शन ऑफ अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट्स अमेंडमेंट बिल 2019। इसे हम इंपॉर्टेंट एक्ट्स वाले सेक्शन में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, अब तो आप समझ ही पा रहे होंगे कि मैं एक्ट्स में क्यों लिखने के लिए जोर डालता हूँ। क्योंकि हाल ही में ये जो बिल पास हुआ है ये अब एक्ट बन गया है, और ये इसलिए निकाला गया ताकि स्पीडी एविक्शन और अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट्स फ्रॉम गवर्नमेंट रेसिडेंशियल। क्योंकि आप हाल ही में सुने होंगे, जब उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के जो सीएम हैं और जो उमा भारती जी थे, जब उन्होंने मतलब मतलब अपना सीट छोड़ना पड़ा था, उसके बाद भी काफी दिनों तक वो अपने जो उनको कॉटेज दिया जाता है, जो उनको भवन दिया जाता है रहने के लिए, वो काफी दिनों तक नहीं छोड़ रहे थे, जिसके वजह से इस तरह का कांड। और भी इसके अलावा बहुत सारे इश्यूज होते हैं जो कि पब्लिक प्रेमिसेस को जो लोग नहीं छोड़ते रहेंगे और अनऑथराइजली रह रहे होंगे, तो उनको स्पीडली हटाया कैसे जाए, इसलिए बिल लाया गया। तो हाईलाइट मैं ये जो केस बोला यूपी से रिलेटेड, ये बस एक माइनर चीज है। मेजोरिटी में तो बहुत सारे ऐसे जगह में होते हैं जो गवर्नमेंट के होते हैं एरिया, और उनको जल्दी छोड़ते नहीं रहते हैं लोग, ठीक है। तो इस बिल से रिलेटेड थोड़ा हाईलाइट इसका जान लेते हैं। तो सबसे इस बिल को अमेंड किया गया है कब से, पब्लिक प्रीमिसेस एविक्शन ऑफ अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट्स एक्ट 1971 से, ठीक है। और इसको जो नोटिस फॉर द एविक्शन लाया गया था कब, इट रिक्वायर्स एन स्टेट ऑफिसर, मतलब वो ऑफिसर जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, ताकि वो नोटिस निकाल सके किसी भी पर्सन जो कि अनऑथराइजली रह रहे हो, तो उसके ऊपर एक नोटिस ला सके। वो एमिनेंट पर्सन जो कि यहाँ पर अपॉइंट किया जाएगा, उनका काम होगा उनको नोटिस भेजना। और सिर्फ नोटिस भेजना नहीं, वो जो भी प्रेमिसेस है उसके वहां पे वॉल पे जाके चिपका देना नोटिस कि ये आपको इतना तारीख के अंदर इसको हैंड ओवर करना पड़ेगा। और जो वर्किंग डेज दिया है वो 3 वर्किंग डेज दिया गया है, ठीक है। अब इसका बैकग्राउंड इस बिल से रिलेटेड अगर जानेंगे, तो ये 1971 में इस एक्ट को सबसे पहले मतलब प्रोविजन किया गया था। उसके अलावा इसमें जो पीपीपी अमेंडमेंट बिल 2015 में भी जो आया था, वहां पे पाया गया कि ये जो 3 दिन दिया गया था, वहां पे 5 से 7 वीक का टाइम दिया गया था। उसके अलावा पर देखा गया कि ये 5 से 7 वीक देने के अलावा भी हमेशा टाइम बहुत ज़्यादा ही लगे जा रहा था अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट को खाली करने में, ठीक है। तो बढ़ते अगले टॉपिक की तरफ, ये होगा कि जन औषधि सुगम। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि बहुत ही आपके जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इससे पहले हम आगे बढ़े, हम बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स में लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में हम नहीं लिख रहे, क्योंकि ये लाया गया है केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स की तरफ से, ठीक है। ये सबसे कीवर्ड है इस क्वेश्चन टॉपिक का, इसे ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। इसे एकदम अच्छे से दिमाग में रखिए कि ये केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स की तरफ से है। और ये इसका एप्लीकेशन का काम होगा ताकि जो भी आम जनता है उनको जो भी वो जेनरिक मेडिसिन से रिलेटेड सर्च करे ना, तो उनको इजीली उनको मतलब पता चल सके कि कौन सा स्टोर में आपको मिल सकता है और किस मायने में, कितना मात्रा में, कितना रेट है, वो सारा चीज़ आपको इजीली पता चल सके, ठीक है। और ये हेल्प करेगा आपको एनालाइज करने में कि जेनरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन में क्या डिफरेंसेस है और आप कितना सेविंग कर पाएंगे, ठीक है। फिर हम अगर यदि ये जो जेनरिक मतलब जन औषधि सुगम है, ये हम किस मतलब बिल के तहत ये अच्छे से लाया गया है इस एप्लीकेशन को, तो यह है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, पीएमबीजेपी, ठीक है। ये इसके तौर पे लाया क्यों, इज ए कैंपेन लॉन्च बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्यों, ताकि प्रोवाइड कर सके क्वालिटी मेडिसिन एट अफोर्डेबल प्राइसेस। और क्योंकि आप देख रहे होंगे कि बाजार में मतलब क्या कि मेडिसिन का दाम बहुत ही ज़्यादा हाई रखा रहता था, और हम उनको डिफ्रेंशिएट भी नहीं कर पाते। क्योंकि अगर डॉक्टर या वो मेडिसिन शॉप वाला इंसान आम जनता को अगर बोल दिया कि ये मेडिसिन सही है, चाहे उसका रेट कितना भी हो, वहाँ भूखा रह के भी वो मेडिसिन लोग ले ही हैं।
तो ये सबसे दूर करने के लिए ये किया जा रहा है क्या, कि इस तरह का चीज़ लाया, तो आपको ऑलरेडी आपके मोबाइल में, आपको एप्लीकेशन में पता हो जाएगा कि इस मेडिसिन का दाम इतना है, तो हमको क्यों ब्रांडेड मेडिसिन दिया जा रहा है जबकि जेनरिक मेडिसिन इतने दाम में है अवेलेबल, ठीक है। उसके अलावा ये जो लाया गया है, ये बीपीपीआई यानी ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयूज ऑफ इंडिया, वो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है ये पीएमबीजेपी का, ठीक है। और ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंदर लिया गया है, और ये डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, विद द सपोर्ट ऑफ ऑल द सीपीएसयूज, ठीक है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर जो भी है उनके द्वारा ये सपोर्ट किया जा रहा है। इसके अलावा हम जानते हैं कि आखिर ये तभी से जो जेनरिक मेडिसिन बात कर रहे हैं तो वो है क्या। तो जेनरिक मेडिसिन एक्चुअली में होता है क्या, अनब्रांडेड मेडिसिन, जो कि से उतना ही सेफ होगा जो कि ब्रांडेड मेडिसिन, पर इसे जेनरिक मेडिसिन इसलिए दिया क्योंकि मैं आपको अच्छे से अगर बताऊं तो ए नाम का एक मेडिसिन है जो कि सपोज करिए यूनाइटेड स्टेट ने बनाया बुखार के लिए, फीवर के लिए। तो क्या हुआ, इनका एक पेटेंट होता है, तो इन्होंने जो रेट फिक्स रखा वो था 10 रुपये, और उनका पेटेंट है समझ लीजिए 10 साल के लिए, ठीक है। तो 10 साल तक तो इनको 10 रुपए करके ये पूरे वर्ल्ड में बेचने वाले हैं, बट जब 10 साल कंप्लीट हो जाता है ना तो इनका पेटेंट खत्म हो जाता है। तब उसके बाद जबकि पेटेंट है तब तक हम कॉपी नहीं कर सकते, बट 10 साल होने के बाद हमारे पास इतना इंडिया में रिसोर्स है कि हम कर तो कुछ भी सकते हैं, बस हमें उसका मतलब उसका राइट्स चाहिए। तो जहां इनका पेटेंट खत्म होता है तब हम उस मेडिसिन को एग्जैक्टली क्लोन कर लेते हैं। ये ए था तो इसको हम लोग एकदम क्लोन करके एक अलग दूसरा ए बना लिए, बट उसका कोई नाम नहीं रहेगा, ना कोई ब्रांड रहेगा, उसको एज अ जेनरिक मेडिसिन हम लोग यूज करेंगे, और उसको 10 रुपए का जगह हम उसे 1 रुपए में बेचेंगे, क्योंकि ये हमारा बनाया हुआ है और इंडिया में बनाया हुआ है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्स की कमी नहीं है। तो ये सब चीज़ से हम बना के कम रेट में दे सकते हैं, इसी को कहते हैं जेनरिक मेडिसिन। वो इक्वली उतना ही सेफ रहेगा जितना वो यूएस के द्वारा जो मेडिसिन दिया गया। और इस मतलब ये जो जेनरिक मेडिसिन इस प्रोग्राम के तहत में टोटल गवर्नमेंट ने 5050 जन औषधि स्टोर्स, जो कि 652 डिस्ट्रिक्ट्स में, इसे अवेयरनेस के तौर पे लाया जाएगा। आप मुझे ये बताइए कि टोटल हमारे देश में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, टोटल डिस्ट्रिक्ट्स कितना है हमारे देश में, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। उसके अलावा 652 डिस्ट्रिक्ट में तो यहाँ लिया जा रहा है, तो कितने डिस्ट्रिक्ट बच गए, और ये मुझे उसी के हिसाब से आप अंदाजा लगा के वो भी बताइए। तो ये रहा जन औषधि सुगम एप्लीकेशन, जहाँ पे देखिए जैसे माई इनवॉइस, नियर माई स्टोर, फिर उसके बाद इससे रिलेटेड सर्च मेडिसिन, ये सब चीज़ का इसमें ऑप्शन है जो कि आप इजीली इसका की फीचर्स को देखते हुए यूज कर सकते हैं, ठीक है। और मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सब जो भी आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं एज अ गुड एस्पेरेंट, आप लोग इससे शेयर कर कीजिए, जो भी आपसे फ्रेंड्स, फैमिली, या जिन लोग को वाकई में इसको ये सब चीज़ से रिलेटेड अवेयर करने की जरूरत है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, एनईपी, जिसे हम मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये एजुकेशन से रिलेटेड, और एजुकेशन से रिलेटेड एमएचआरडी ही सबसे ज़्यादा डील करती है। तो ये न्यूज़ में इसलिए बन गया था क्योंकि जो वाइस प्रेसिडेंट जी हमारे वेंकैया नायडू जी, और उन्होंने क्या किया, इस बिल को जल्दी से पास करने के बोला, और बोला कि इसे ग्लोबल एजुकेशनल हब भी बनाया जाए इससे रिलेटेड, ठीक है। ऐसा हमारे देश में एजुकेशन होना चाहिए कि इसे ग्लोबल एजुकेशन हब किया जाए। तो बैकग्राउंड में ये इसलिए हम अगर जानते हुए देखेंगे कि इनको जो ड्राफ्ट किया गया था, ये एक बहुत ही हाई लेवल कमेटी, जो कि नाम है कस्तूरी रंगन जी, उनके द्वारा ये ड्राफ्ट किया गया था, ठीक है। और ये ड्राफ्ट करने के बाद ये क्या हुआ, ये शेयर किए अपने सारे जो भी पॉलिसी बनाए उन्होंने ड्राफ्ट, उसको एमएचआरडी के साथ। उसके बाद एमएचआरडी ने इसे पब्लिक कमेंट करते हुए इसे निकाला, और ये इस तरह का जो भी एजुकेशन पॉलिसी बनाया गया, ये फर्स्ट टाइम है 1986 के बाद। ये ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ का कीवर्ड है, ठीक है। एक तो कस्तूरी रंगन जी, और ये 1986 फर्स्ट टाइम, ये यहाँ का कीवर्ड है इस पॉलिसी से रिलेटेड। उसके बाद क्या हुआ कि इसका अगर कुछ हाइलाइट्स अगर इस ड्राफ्ट से रिलेटेड जानेंगे, तो ये क्या है, इससे क्या होगा, हाई क्वालिटी जो चाइल्डहुड है ना, अर्ली अर्ली चाइल्डहुड केयर और उसके एजुकेशन, उसको हम लोग अच्छा क्वालिटी का ला सकेंगे, जो कि 3 से 6 साल के बच्चे के बीच के लिए होगा, और वो भी कब तक, 2025 तक। इसके अलावा ये जो इंस्टीट्यूशन है, ये प्रोवाइड करेगा ताकि सपोर्ट कर सके फैमिलीज और जो चिल्ड्रन यंगर देन द 3 इयर्स के लिए भी, मतलब 3 साल से कम जो है, उन उन बच्चों के लिए भी ये उनके घरों में ये ऐसा पॉलिसी को लाया जाएगा ताकि उनके लिए भी बेनिफिशियल हो, ठीक है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट, ये हेल्थ से रिलेटेड है, तो ये आ रहा है हेल्थ मिनिस्ट्री में। ये फर्टिलाइजर्स वाले सेक्शन में नहीं है, क्योंकि फर्टिलाइजर्स और केमिकल वो जो आप मेडिसिन बना रहे हैं,
बट ये हेल्थ से रिलेटेड है, इसलिए हेल्थ मिनिस्ट्री है। ठीक है, आप इसको डिफरेंशिएट अच्छे से करके रखिएगा अपने अंदर। तो न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि गवर्नमेंट ने हाल ही में इसे रिलीज किया, इस ब्लूप्रिंट को, ताकि क्रिएट कर सके हम नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम, वो भी पूरे पब्लिक के सामने। ठीक है, इस बिल का अगर हाईलाइट्स हम अगर देखें तो ये क्या कर रहा है, ये लेआउट करेगा क्या, बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल हेल्थ स्टैक NHS, जो कि एम करता है डिप्लॉय कर सके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, ताकि हेल्थ का हम सारा रिकॉर्ड अच्छी तरीके से रख सकें। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हुए हम हेल्थ रिकॉर्ड अच्छी तरीके से अपने, जो हमारे जो देशवासी हैं उनका, हम अच्छी तरीके से एक सिस्टमेटिक वे में हम स्टैक बनाते हुए सपोज करिए हम रख रहे हैं एक जगह में, तो इजीली हम अर्जेंट या किसी तरह का सिचुएशन में हम इसे इवेल्युएट भी कर सकेंगे। और ये इतना सारा डेटा जाएगा हर पब्लिक का, तो क्या कोई मिसयूज होगा? क्योंकि अभी के टाइम में ये जो डेटा मतलब प्राइवेसी का बहुत इशू है, तो इसके लिए भी इनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि ये प्योरली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही किया जाएगा, और इनका जो फंक्शनिंग होगा ये पूरा एकदम सिक्योर रहेगा, जिस तरह से UIDAI और GST नेटवर्क है सिक्योर, जिसको कोई और हैक या कोई किसी तरह का अभी करना बहुत मुश्किल है, उस तरह से ये हेल्थ ब्लूप्रिंट को भी करना मुश्किल ही रहेगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट के द्वारा फुल सिक्योरिटी से ध्यान दिया जाएगा। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस स्कीम। इसे हम MHRD वाले सेक्शन में फिर से लिखेंगे, और ये क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट है, मतलब कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, तो इसे हम MHRD वाले सेक्शन में लिख रहे हैं। ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि UGC जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, उन्होंने कंसिडर किया एक बहुत ही मतलब एक्सपर्ट कमेटी को, ताकि ये कमेटी से रिलेटेड, मतलब ये इंस्टीट्यूट से रिलेटेड कुछ अच्छा डिसीजन दे सके। और वो क्या थे, N गोपाल स्वामी सर, इनके चेयरमैनशिप के अंदर एक मतलब क्या किया गया, ये एक्सपर्ट कमेटी बनाया गया, ताकि वो रिकमेंड कर सके 15 पब्लिक इंस्टीट्यूशन, 15 प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, ताकि वो स्टेटस देखे, उनको स्टेटस दिया जाए इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस। उसके बाद उन्होंने क्या सजेस्ट किया इस स्कीम से रिलेटेड, मतलब गोपाल स्वामी जी ने क्या सजेस्ट किया, तो उन्होंने ये सजेस्ट किया कि हमें एम करना है, प्रोजेक्ट करेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट वो ग्लोबल रिकॉग्निशन मिले। ठीक है, उसके बाद वो सेलेक्ट करेंगे उन इंस्टीट्यूट्स को जो कि मतलब ये जो एमिनेंस स्कीम का दर्जा जिनको मिलेगा ना, ये 15 को, उनको फुल ऑटोनॉमी दिया जाएगा, और उसके अलावा जितना भी वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड चाहिए ना, वो उनको पूरा ऑटोनॉमी मिलेगा। क्योंकि कोई भी यूनिवर्सिटी का जो मेन चांसलर होते हैं वो कौन होते हैं, गवर्नर होते हैं। तो जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होते हैं उनका जो चांसलर कौन होता है, चेयरमैन, वो होते हैं उन स्टेट्स के गवर्नर। तो उनके बाद भी उनको पूरा का पूरा ऑटोनॉमी दिया जाएगा इस बिल के तहत। ठीक है, और ये जो गवर्नमेंट है विल रन 10 ऑफ दिस एंड दे विल रिसीव स्पेशल फंडिंग, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा भी इनमें से 10 जो भी है यूनिवर्सिटीज, इनको रन किया जाएगा, और अच्छा स्पेशल टाइप का फंडिंग भी मिला जाएगा। और ये जो सिलेक्शन शैल बी मेड थ्रू चैलेंज मेड बोर्ड बाय द एम्पावर्ड एक्सपर्ट कमेटी, मतलब ये सिलेक्शन किसके द्वारा किया जाएगा, ये जो N गोपाल स्वामी जी सर जी जो रिकमेंड करेंगे, उसके द्वारा ही कौन से 15 इंस्टीट्यूशन होंगे वो सेलेक्ट किया जाएगा। तो इसके लिए इंस्टीट्यूशन के लिए एलिजिबिलिटी सबसे पहले क्या होगी, जो गोपाल स्वामी सर ने सजेस्ट किया है, वो है कि ओनली हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो कि प्लेस हुए हों टॉप 500 ग्लोबल रैंकिंग, मतलब पूरे ग्लोबल रैंकिंग में वर्ल्ड लेवल पे जो टॉप 500 में जो लोग होंगे ना, उन इंस्टीट्यूशन को सबसे पहला दर्जा दिया जाएगा। जैसे IISc बैंगलोर, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT मतलब ये सब तरह के जो भी इंस्टीट्यूशन है ना, ये लोग तो टॉप 500 में आते हैं पूरे ग्लोबल लेवल में, तो सबसे पहले उनको लिया जाएगा। और इसके अलावा अगर जो टॉप 50 में आते होंगे नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF, उनको भी इसमें लिया जाएगा। तो ये जो टॉप 500 और टॉप 50 में जो आ रहे हैं, उन दोनों इंस्टीट्यूशन में जो आएंगे उनको एक इस तरह का ये सब बेनिफिट मिला जाएगा, और फंडिंग भी बहुत अच्छे अच्छे मिलेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, नेशनल यूथ अवार्ड्स। अब ये यूथ से रिलेटेड है, तो इसे किस मिनिस्ट्री के अंदर रखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, जिसके मिनिस्टर कौन है, हमारे श्रीमान रिजू जी। ठीक है, और ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि नेशनल यूथ अवार्ड जो कि दिया जा रहा है किसके लिए, फॉर एक्सेलेंट वर्क एंड कंट्रीब्यूशन इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ डेवलपमेंट एंड सोशल सर्विस। सिर्फ ऐसा स्पोर्ट्स से रिलेटेड नहीं है, ये सोशल सर्विस से रिलेटेड भी है। उन सब एरिया को देखते हुए नेशनल यूथ अवार्ड दिया जाएगा। और इसके अवार्ड के बारे में अगर दीदी जानेंगे,
तो ये उन लोगों को मिलेगा जो कि जिनका उम्र 15 से 29 साल के बीच हो। ये बहुत ही कीवर्ड एरिया है यहाँ का, ये बस अच्छे से आप ध्यान दीजिएगा कि जिनका उम्र 15 से 29 साल के लिए हो। और ये इंडिविजुअल्स के लिए तो ये आप एज एक डिफाइन कर सकते हैं, बट ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्यों, कैसे होगा, जो कि एक्सेलेंट वर्क किए हों या कंट्रीब्यूट किए हों डिफरेंट फील्ड और डेवलपमेंट में, सोशल सर्विस के तौर पे, हेल्थ प्रमोशन, ह्यूमन राइट्स, ये सब में, तब वो ऑर्गेनाइजेशंस को भी इस नेशनल यूथ अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, और इसका ऑब्जेक्टिव होगा ताकि मोटिवेट कर सके हम यंग पर्सन्स को ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर इंडिविजुअल्स किसी को प्राइज मिल रहा है तो वो 50,000 तक मिलेगा, और अगर यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन को मिल रहा है तो उसे 2 लाख रुपए तक मिला जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले टॉपिक में। नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांस, जिसे हम निष्ठा निष्ठा बोल के भी बोल सकते हैं। और ये जैसा कि ये स्कूल से रिलेटेड है तो ऑफकोर्स आप लोग समझ ही गए होंगे, MHRD में हम इसलिए लिखे हैं। ठीक है, तो ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि हाल ही में HRD मिनिस्टर ने इस निष्ठा को लॉन्च किया ताकि हम बिल्डअप कर सके कैपेसिटी किसका, 42 लाख गवर्नमेंट टीचर्स, मतलब गवर्नमेंट स्कूल के जो भी टीचर्स हैं ना, उनके कैपेबिलिटी को ना, उनके पढ़ाने के तरीके, उनके मतलब नॉलेज स्किल्स, उनके हर चीज़ को, क्योंकि एक होता है कि जैसा गुरु जैसा होंगे वैसे ही उनके शिष्य होंगे, क्योंकि वही तो अपना नॉलेज प्रदान करेंगे ना उनको, अपने स्टूडेंट्स को। तो इसी हिसाब से सबसे पहले काम होगा टीचर्स को अगर सही कर दिए, जिस बस टीचर्स तो वैसे सही होते ही हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ टीचर्स के बारे में रिग्रेट, बट एज जैसा हमारा मतलब हमारा एज और जैसे जैसे ईयर्स हमारे जा रहे हैं, तो अभी भी हम वही एजुकेशन पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं जो हमारे बहुत पहले हमारे पूर्वजों ने, जो ब्रिटिशर्स के टाइम में हमें दिया गया था। अब पर इसे चेंज करने का टाइम है। तो जैसे जैसे हम स्टूडेंट्स को तो हम पिंच नहीं कर सकते, अगर उनके शिष्य जैसे मतलब उनके जो गुरु अगर जिस तरह के होंगे उसी तरह के अगर उनको ट्रेन कर दिया तो शिष्य के पास भी हमारे जो हम जैसा चाह रहे हैं वैसा हो ही जाएंगे। तो निष्ठा स्कीम से रिलेटेड भी जान जाते हैं कि ये है क्या। तो ये माना गया है क्या, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम बन गया है इसी के साथ। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम बन गया है। और ये क्यों किया जाता है, इसका आउटकम क्या होगा, ताकि जो एलिमेंट्री लेवल पे जो टीचर का जो मतलब लर्निंग आउटकम्स होगा ना, मतलब स्टूडेंट्स का, वो बहुत इंप्रूव किया जा सकेगा इससे। और जो इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है निष्ठा का, इसका क्या हो जाएगा, टू मोटिवेट एंड इक्विप टीचर्स टू एनकरेज एंड फोस्टर क्रिटिकल थिंकिंग इन स्टूडेंट्स। मतलब क्रिटिकल थिंकिंग स्टूडेंट्स में कैसे करके लाना है, क्योंकि हमेशा बच्चे क्या एग्जाम और उसको पास होने के लिए ही सिर्फ पढ़ते हैं, बट हम क्रिटिकल थिंकिंग स्टूडेंट्स में कैसे लाएंगे, वो सिर्फ एक उनके टीचर्स ही ला सकते हैं और कोई नहीं। ठीक है, और ये जो इनिशिएटिव होगा ये पहला ऐसा होगा जो कि स्टैंडर्डाइज ट्रेनिंग मॉड्यूल्स जो कि डेवलप करेगा नेशनल लेवल और फॉर ऑल स्टेट्स एंड यूटीज के लिए। ठीक है, ऐसे किसी पर्टिकुलर स्टेट यूटीज के नहीं, सभी के लिए किया जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है यूएन कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सेटलमेंट एग्रीमेंट्स। तो ये सेटलमेंट एग्रीमेंट्स है, ये हमारे देश से रिलेटेड है, इसलिए हम इंटरनेशनल रिलेशन वाले सेक्शन में लिख रहे हैं। ठीक है, सॉरी, ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि यूनियन कैबिनेट ने हाल ही में अप्रूव कर दिया क्या, ये जो एग्रीमेंट है इसे अप्रूव कर दिया। इस एग्रीमेंट से होगा क्या कि जो भी मीडिएशन से रिलेटेड होगा ना, वो हम किसी भी गवर्नमेंट मतलब किसी भी कंट्री से हमारा अगर यदि कुछ प्रॉब्लम डिस्प्यूट्स हुआ, तो मीडिएशन से रिलेटेड एक हमारा परमानेंट रहेगा एक बॉडी जो हमेशा वो मीडिएशन करेगा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। तो अगर हम आपको अगर यदि पता है कि आपको मेरे साथ अगर झगड़ा हुआ तो कोई है जो हमेशा सॉल्व करेगा ही, तब आप बेफिक्र होकर मेरे साथ बात करेंगे, मेरे साथ कुछ भी आप बिजनेस करना चाहेंगे, मेरे साथ हर तरह का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आएंगे। बट अगर आप देख रहे हैं हमारे साथ, मेरे और आपके बीच में हमेशा झगड़ा हो रहा है, कुछ हमारा डिस्प्यूट्स आ रही हैं, बट ना ही मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ ना ही आप सॉल्व कर पा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, एक हमारे बिजनेस रिलेशन भी अच्छा नहीं हो पाएगा। उसी सेंस में ये जो रिपब्लिक ऑफ इंडिया एट सिंगापुर जो है ना, उन्होंने साइन किया, मतलब हमारे भारत ने साइन किया सिंगापुर में एक ये एग्रीमेंट को, जो कि यूनाइटेड नेशन के कन्वेंशन के तहत आता है। ठीक है, तो ये कन्वेंशन सिंगापुर कन्वेंशन ऑन मेडिएशन के नाम से भी जाना गया है इसीलिए। ठीक है, तो इससे बेनिफिट क्या होगा, क्योंकि जैसा मैंने बताया, जब इससे क्या होगा, बूस्ट मिलेगा आपके, मतलब जितने भी इन्वेस्टर्स होंगे ना जो इंडिया में आना चाहेंगे इन्वेस्ट करने के लिए, उनके लिए बूस्टअप होगा, क्योंकि उनको पता है कि डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए है एक जो कि वर्ल्ड लेवल पे ये सॉल्व कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन के तहत। उसके अलावा ये जो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, ये भी बहुत अच्छी तरीके से मतलब इंटरनेशनल प्रैक्टिस में मतलब हेल्प करेगा, और जो बिजनेस प्रपोजल है वो अच्छी तरह से किया जाएगा।
और अगर इनिशिएट टू प्रमोट मतलब जो ये मतलब अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म को क्या क्या इनिशिएटिव जो होगा ये हमारे तरफ से पहले भी एक लिया गया था, जिसके वजह से हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इतना अच्छा रैंकिंग अचानक से बहुत बढ़ के आ गया पिछले 2 सालों में। तो क्या क्या हम लोग स्टेप लिए थे पहले? तो पहले हम लोग ने क्या किया था, न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर भी हम लोग बनाए हुए हैं, उनको स्टैट्यूटरी बॉडी की तरह भी हम दिए हुए हैं एक एक्ट की तरह। उसके अलावा कमर्शियल कोर्ट एक्ट 2015 भी हम लोग बनाए हुए थे, जहाँ पे हम जो भी प्री इंस्टीट्यूशन मेडिएशन और सेटलमेंट होगा ना, वो हम पहले ही वहाँ पे कैटेगरी केसेस को वहाँ सॉल्व किया करते थे। ये सब को देखते हुए ऑलरेडी हम अपने आप को बेहतर तो बना ही चुके थे, अब हम कुछ इंटरनेशनल ट्रीटी भी इस तरह का साइन कर दिए हैं, जिसके वजह से हम और भी अच्छे तरीके से बूस्ट कर सकेंगे अपने इन्वेस्टर्स को कि हमारे कंट्री में वो आए। ठीक है, तो अब ये हम आ गए हमारे आज के आखिरी टॉपिक में, वो है मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना। तो ये कृषि आशीर्वाद योजना है और ये मुख्यमंत्री से रिलेटेड है, तो हम जानेंगे इसे स्टेट्स एंड न्यूज में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हाल ही में जो वेंकैया नायडू जी हैं, वाइस प्रेसिडेंट जी, उन्होंने इस योजना को किस स्टेट झारखंड में लॉन्च किया है। झारखंड के द्वारा लॉन्च किया गया था, तो पर ये जो इनाग्रेशन कराया गया वो नायडू जी के द्वारा किया गया। तो ये स्कीम के रिलेटेड अगर हम जानेंगे तो इसमें क्या हो रहा है, ये प्रोवाइड मतलब झारखंड गवर्नमेंट प्रोवाइड करेंगे वेलफेयर और फाइनेंशियल सपोर्ट किनको, फार्मर्स को ये वेलफेयर और ये सपोर्ट करेंगे। जैसे रितु बंधु स्कीम है ना, रितु बंधु स्कीम तेलंगाना स्कीम जो है वो तेलंगाना के द्वारा लाया गया था, उसी तरह का मिलता जुलता ये हमारे मतलब झारखंड स्टेट में भी लाया गया है। उसके अलावा ये क्या है, तो ये पहला स्कीम होगा झारखंड स्टेट का, जो कि 100% सेटलमेंट थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मतलब डीबीटी, मतलब डायरेक्टली जो भी फार्मर है उनके अकाउंट में, वो भी 100% सेटलमेंट के साथ किया जाने वाला पहला स्कीम बन गया है झारखंड के लिए। तो इसलिए काफी ये इंपॉर्टेंट बन गया क्योंकि झारखंड एक बहुत ही पिछड़ा स्टेट में माना जाता है, जबकि कुछ कुछ जो सिटी है जो झारखंड की, वो काफी ज्यादा डेवलप्ड है और काफी मायने में बहुत सारे चीज भी वहाँ पे बेहतर है बाकी स्टेट के कंपेयर में। और इसी स्कीम से मतलब ये कैसे करके काम करेगा, तो पहला फेज में माना गया कि ये जो योजना है, इस योजना के तहत 5,000 रुपए कहाँ डिस्बर्स किया जाएगा, टोटल 13.60 लाख फार्मर्स के लिए। ठीक है, जो कि टोटल हो जाएगा वो मैक्सिमम किया जाएगा कितना, 25,000 तक जा सकता है। मतलब क्या बोल रहा है, जिनके पास 1 एकड़ का लैंड होगा उनको 5,000 दिया जाएगा। ठीक है, 1 एकड़ का लैंड के लिए 5,000 रुपए, और जिनके पास वैसे वैसे बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम 25,000 तक एक फार्मर को मिल सकता है। जिनके पास सपोज करिए ज्यादा एकड़ ऑफ लैंड है, तो 5 एकड़ ऑफ लैंड है तो उनको 25,000 तक मिलेगा। और ये किसके द्वारा ये दिया जाएगा, आरटीजीएस के द्वारा। आप जानते होंगे आरटीजीएस और एनईएफटी, तो ये आरटीजीएस के द्वारा ये डायरेक्टली उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है, तो यह आरटीजीएस के द्वारा उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया गया, और वो कब, 10 अगस्त 2019 में ही ये सब कुछ हो चुका है। और जो रिमेनिंग के जो 22 लाख फार्मर बचेंगे ना, क्योंकि स्टार्टिंग फेज ये बोला गया ना, फर्स्ट फेज, तो 22 जो फार्मर उनको भी जल्द ही अक्टूबर मंथ से पहले ही दे दिया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। सॉरी, ये तो हो गया हमारा लास्ट टॉपिक खत्म। तो इसी के साथ हम आज के लेक्चर को कंप्लीट करते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ आ रहा है तो आप लाइक जरूर करिएगा, और नहीं अगर आ रहा है तो डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कहाँ पे गलती कर रहा हूँ, ताकि मैं उसे जल्द से जल्द सुधार सकूँ और आपके लिए अच्छे से अच्छे लेक्चर्स को लेके आ सकूँ। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, स्टे सेफ, जय हिंद।